सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। सेंट्रल एनिमल वेलफेयर सदस्य द्वारा की गई गौशालाओं की जांच, 8 गौशालाओं में पाई गई गड़बड़ी। लड़की से दोस्ती करने पर युवक को मिली तालिबानी सजा, निर्वस्त्र कर लाठियों से पीटा। 10 सूत्री मांगों को लेकर दुग्ध व्यापारी संघ द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव कर किया प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय एनिमल वेलफेयर सदस्य ने की गौशालाओं की जांच। जिले की 8 गौशालाओं में मिली अनियमितताएं की गई ब्लैक लिस्टेड। डिस्पेंसरी के नाम पर वसूला जा रहा था फंड। आपको बता दें कि जिले में गौशालाओं के नाम पर लंबे समय से अवैध रूप से फंड वसूलने का काम किया जा रहा था, जिसका खुलासा बुधवार को केंद्रीय एनिमल वेलफेयर के सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी की जांच में हुआ। बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे केंद्रीय एनिमल वेलफेयर सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी ने जिले में संचालित गौशालाओं का निरीक्षण किया। तब पता चला कि यहां त्योंथर तहसील क्षेत्र की 8 गौशालाएं ऐसी हैं जहां डिस्पेंसरी के नाम पर गलत तरीके से केवल सरकारी फंड निकाला जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने तत्काल सभी 8 गौशालाओं को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। इसके अलावा समस्त गौशालाओं पर रिकवरी न होने पर FIR की तैयारी भी की गई है। दरअसल रीवा जिले में फर्जी तरीके से संचालित गौशालाओं की शिकायत लंबे समय से केंद्रीय एनिमल समिति को मिल रही थी, जिसकी जांच के लिए दिल्ली से केंद्रीय एनिमल वेलफेयर समिति के सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी को रीवा भेजा गया था, जहां पर उन्होंने जिले भर में भ्रमण किया। इस दौरान त्योथर तहसील क्षेत्र में संचालित तकरीबन 8 गौशालाएं ब्लैक लिस्टेड निकली। एनिमल वेलफेयर समिति के सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी ने जब शिकायत के आधार पर गौशालाओं का भ्रमण किया तो देखा कि कई जगह डिस्पेंसरी के नाम पर गलत तरीके से सरकार से फंड वसूले जा रहे हैं, जिसकी उन्होंने जांच की और तत्काल ऐसी गौशालाओं को चिन्हित कर उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया तथा गौशालाओं को संचालित करने वाली प्राइवेट NGO कंपनी को रिकवरी का नोटिस भेज दिया। जानकारी के मुताबिक रिकवरी वापस नहीं मिलने के आधार पर उन कंपनियों पर FIR दर्ज कराई जाएगी। केंद्रीय एनिमल वेलफेयर समिति के सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी ने बताया कि जब वो जांच के लिए रीवा पहुंचे तो प्रोटोकॉल के तहत उनकी जानकारी प्रशासन को दी गई, परंतु जांच में उन्हें प्रशासनिक सहयोग नहीं मिला। साथ ही प्रशासन का कोई भी आदमी 2 दिनों तक उनसे मिलने भी नहीं पहुंचा। रामकृष्ण रघुवंशी का मानना है कि प्रशासन को पहले ही अपनी गलती का आभास हो गया था, जिसकी वजह से वो जांच में सहयोग के लिए नहीं पहुंच रहे थे। आइए सुनते हैं केंद्रीय एनिमल वेलफेयर सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या चीज़ें देखी आपने? जी, मैं राम रघुवंशी भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मैं सदस्य हूं और रीवा में काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि यहाँ पे हमारे बोर्ड के माध्यम से कई गौशालाओं को यहाँ फंड लेने के लिए लगातार आवेदन आ रहे थे और प्रदेश में सबसे ज़्यादा आवेदन यहीं से आ रहे थे और एक ही चीज़ के लिए आवेदन आ रहे थे। तो काफ़ी संदेह भी हुआ कि एक बार क्या देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है। तो जो आपके ब्लॉक है त्योंतर ब्लॉक है, उसमें मैंने कल निरीक्षण किया तो 8 गौशालाओं को जब देखा, फिजिकल जाकर देखा, टेस्ट उनको जाँचा तो मात्र 5 गौशालाओं के सिर्फ बोर्ड मिले। 5 जो इलाज करते हैं गायों का मात्र बोर्ड मिले, बाकी 3 का तो बोर्ड ही नहीं मिला है। लोगों को जब मालूम किया, कॉन्टैक्ट नंबर उसमें दे जो अप्लाई करते हैं हमारे पास, उस पर संपर्क किया, सब गाय मिले, कोई व्यक्ति वहाँ मिला नहीं। तो हमने उनको ये आज रिपोर्ट में के माध्यम से उन सबको 8 गौशालाओं को जो डिस्पेंसरी के रूप में चला रहे हैं, समिति के रूप में, NGO के रूप में, उन सबको ब्लैक लिस्ट करने वाले हैं हम लोग। इस उद्देश्य से मेरा यहाँ आना हुआ था। फिर मैंने शासकीय गौशालाओं को भी देखा, उस पर भी बड़ी दिक्कत आई। बहुत ही जो मैंने और भी प्रदेश में और भी जिलों में जो देखा है, सबसे बेकार स्थिति कहीं मिली तो रीवा में मिली मुझे। यहाँ पर शासकीय गौशालाओं की हम बात करें तो कोई व्यवस्था नहीं थी। गायों के लिए चारा नहीं मिला वहाँ पर। गायों के लिए जो काम करने वाले लोग रहते हैं वो वहाँ पे मतलब आप मिले नहीं वहाँ पर। ग्राम पंचायत की कोई टीम नहीं थी, प्रशासन का कोई ऐसा वहाँ नहीं है कि जिम्मेदार व्यक्ति है जिसको मैं बता पाऊँ। वहाँ पर एक बड़ी अव्यवस्था इस ज़िले में मुझे देखी गई है, जिससे मैं काफ़ी असंतुष्ट भी हूँ। आने से पहले आपने कहा प्रशासन को? हाँ बिल्कुल, मेरा प्रोटोकॉल तो सब जगह जाता ही है और सबकी जगह पहुँचा ही था। फिर क्यों नहीं पहुँचा? इसके बाद भी पता नहीं कारण क्या होगा। मुझे लगता है कि शायद कमियाँ ज़्यादा रहती हैं, इस चक्कर में मेरी कमियों को कम से कम हम लोगों तक पहुँचे। दिक्कत तो ये शायद उनका कारण रहा होगा, ये उन्होंने मान लिया होगा कि कमियां हैं, अब जाके क्या करना है, जो बोलना है वो तो बोलेंगे ही वो लोग। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मेंबर हूं। केंद्र सरकार में ये बोर्ड चलता है, पशुपालन विभाग का ये बोर्ड है केंद्र का।
और ये पूरे देश भर में हम लोग एनिमल्स को लेके, क्रूल्टी को लेके उनको क्या डोनेशन देना है और राज्यों को निर्देश देना, ये हमारा काम रहता है। प्रदेश में कहाँ आप लोगों ने तय किया, कहाँ जाएंगे? नहीं, अभी तो सिर्फ रीवा के लिए था, मैं रीवा के लिए आए थे स्पेशली। यहाँ रीवा से मैंने बताया ना आपको कि काफ़ी ग्रांट लोग लेते हैं यहाँ से, हमारे बोर्ड से। वो ग्रांट कहाँ जाती है, क्या होता है, कई दिनों से प्रश्न था ये, कई वर्षों से। तो इस बार हमको आना पड़ा, पहली बार जीव जंतु कल्याण बोर्ड रीवा आके ये देखा है। और भी विधानसभा में निरीक्षण होगा, बसावन मामा हो गई, और भी ऐसे गौशालाएं? नहीं, जो अच्छी गौशाला है उनका निरीक्षण क्या करना है? नहीं, जाना चाहिए ना वहाँ। नहीं, हमें पता है, बहुत अच्छा है। देखो, हमें समय वहाँ देना पड़ता है जहाँ समय की अनियमितता है। अच्छी गौशालाएं जाके, जैसे हम आपके लक्ष्मण गौशाला मैंने देखी आज, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा रहा। तो मुझे पता जहाँ अच्छा है वो तो अच्छा ही है, जहाँ खराब है यदि वहाँ जाके देखा है तो हमारा सार्थकता होगी आने की, तो मैं इसलिए वहाँ गया। और बाकी प्रशासन के साथ भी एक मीट है, अब देखो शाम को तय करते हैं हम लोग, एक बार उनको फीडबैक देखे जाना। बाकी रिपोर्ट तो हम स्टेट गवर्नमेंट को प्रस्तुत करेंगे इसके लिए। गौ तस्करी को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, गौ तस्करी को लेकर तो प्रशासन लगातार जब भी उनको इन्फोर्ट मिलता है तो वो अपने एक्शन लेते हैं। गौ तस्करी को लेकर तो सरकार सतर्क रहे, लगातार काम कर रही है। अब इसमें समाज अपनी भूमिका निभाए, इसमें भी हम आग्रह करते हैं समाज से भी, क्योंकि गौ तस्करों के लिए बताने के लिए समाज जब फ़ोन करेगा, टेलीफोन करेगा और प्रशासन पहुँचता है, उन पर एक्शन लेता है। तो समाज से मेरा आग्रह है कि इसमें समाज की बड़ी भूमिका आनी चाहिए। हाँ, यदि प्रशासन कार्रवाई इस पर नहीं करता है, नहीं सुनता है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास भी हमारे वेबसाइट पे नंबर हैं, मेरा नंबर लगभग सब जगह है। और हमारे लोग यहाँ भी बहुत कुछ हैं, रीवा के अंदर भी हैं। और रीवा में आने के कारण भी है कि यहाँ गौ भक्तों की एक टीम को भी मैं एक्टिव करने वाला हूँ। और कुछ समय बाद हम डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के नाम से कुछ पोस्ट हमारे पास हैं, या रीवा को हम देने वाले हैं, 1-2 पोस्ट देंगे, तो यहाँ से फीडबैक हमको मिलता रहेगा। उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया, उनके ऊपर क्या और कार्रवाई? उनसे रिकवरी पूरी की जाएगी, और इसके बाद भी कुछ नहीं होता तो FIR दर्ज कराने का भी हम राज्य सरकार को लिखेंगे, यहाँ के कलेक्टर SP को हम लेटर जारी करेंगे। 10 सूत्री मांगों को लेकर दुग्ध व्यापारी संघ द्वारा किया गया प्रदर्शन, पैदल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया गया घेराव, कलेक्टर के नाम से तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें कि जिला दुग्ध व्यापारी संघ रीवा के द्वारा दुग्ध व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण किए जाने हेतु संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन यादव के नेतृत्व में पैदल रैली निकाली गई तथा कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी 10 सूत्री मांगों के संबंध में ज्ञापन पत्र सौंपा गया। आपको बता दें कि जिला दुग्ध विक्रेता संघ के द्वारा प्रमुख रूप से कला मंदिर के सामने आवंटित स्थान पर अतिक्रमण की समस्या तथा उक्त मंडी स्थल पर सुबह से रात्रि तक नशेड़ियों का जमावड़ा होने से दुग्ध व्यापारियों के लिए खड़े होने तक की जगह नहीं रहती है। उक्त परिसर में बड़ी बड़ी गोमतियां रखकर अतिक्रमण किया गया है, जिसे अविलंब हटाए जाने की मांग की गई है। साथ ही दूध का रेट 80 रुपये प्रति लीटर किए जाने की मांग भी की गई है। व्यापारियों द्वारा बताया गया कि पशु आहार के दाम बढ़ने के कारण पशुपालकों को उनकी मेहनत की लागत भी नहीं मिल पाती है। वहीं हाल में दूध व्यापारियों के साथ हुई आपराधिक घटनाओं के संबंध में कार्रवाई कर सुरक्षा व्यवस्था की मांग का ज्ञापन कलेक्टर के नाम से तहसीलदार को सौंपा गया है। प्रस्तुत है दुग्ध व्यापारी सहित नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। आज आप लोग कलेक्ट्रेट में घेराव कर लिया है, क्या मामला है? श्रीमान जी, अभी परिया मोड़ में 2 युवकों पर, दूध वालों पर हत्या हो गई। एक बच गया जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। अभी प्रिंस तिवारी वगैरह जिक्का हैं जो इटाबाई पास लाश मिली है, उनके आज तक मुलजिम नहीं पकड़े गए हैं। और यहाँ पर बनकुइयाँ बाईपास के पास एक आदमी का हाथ पैर तोड़ दिया गया। और कल 500 रुपये कट्टे के नोक पर डिहिया के पास किसी दूध वाले को लूटा गया। इन्हीं मांगों को लेकर के सर जब ये शाम को जाते हैं सर, तो अपराधी तत्व के लोग रास्ते में बैठे रहते हैं और सुनसान का मौका पा करके उनसे पैसे के लालच में कट्टा उड़ा देते हैं। अगर कट्टा पैसा नहीं देते हैं तो हत्या भी कर देते हैं। अरे पीछे अभी क्या चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रिंस तिवारी के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, और जो परिया मोड़ में पकड़े गए हैं 3 अपराधी, उनके मोबाइल से कॉल डिटेल निकाल करके जनता के सामने उनका पूरा ब्यौरा रखा जाए कि किस कारण से हत्या हुई। और जो ये बनकुइया में हुआ है उसका हाथ पैर तोड़ दिया गया है, अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई। आज आप लोग कहाँ आए? कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं, उनको ज्ञापन देंगे। जिले के मुखिया हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि शाम 8 बजे से 10 बजे तक हर रोडों में पुलिस का गश्त बढ़ावा जाए, जिससे ये अपराध को रोका जाए। श्रीमान जी, ये बड़े सवेरे 4 बजे तड़का से उठकर आते हैं
रीवा में दूध बेचने का काम करते हैं। ये पुलिस अधिकारियों को आपने ज्ञापन दिया है क्या इस मामले में लेकर? नहीं दिए सर, पुलिस अधिकारी जो हैं। क्योंकि पुलिस का मामला है और पुलिस सुरक्षा देती है। ये तो पहले हम कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करें। सुनिए श्रीमान जी, जब इनको कट्टे की नोक में लूट लिया जाता है, कोई अदरवाइज कोई हुआ, अगर पुलिस के पास वो शिकायत लेके जाता है, पुलिस ऐसा दुर्व्यवहार करती है, ये कहती है कि जैसा वही हत्यारा हो गया, पैसे की मांग। इस डर के कारण ये कोई भी लोग थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखाते, बल्कि पैसा दे देते हैं। पुलिस बिल्कुल नासंतुष्ट है। काम है पुलिस व्यवस्था। ब्रिनंदन यादव। सौंपा गया है दुग्ध संघ के द्वारा, क्या मांगे थी? ये आज जिला दुग्ध विक्रेता संघ रीवा की इकाई के द्वारा 10 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया है माननीय कलेक्टर महोदय के नाम पर। ज्ञापन मुख्यतः 10 बिंदुओं पर है और उसमें से दुग्ध विक्रेता संघ का कहना ये है कि जो भी उनके लिए स्थान चिन्हित किया गया था रीवा शहर में कला मंदिर के सामने, उस स्थान पर साफ सफाई कराई जाए और जो भी उनके साथ रास्ते में आते जाते हैं, जो उनके साथ लूट किया या कोई भी वारदात होती है, उसको लेकर के पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी और साथ में कार्यवाही के लिए उन्होंने मांग की है। इसमें अब तक आरोपियों के घर में बुलडोजर चलाने की मुख्य मांग है उनकी। हाँ, पुलिस उसमें जांच पड़ताल कर रही है। जो भी आरोपी हैं उनको आरोपी को पकड़ लिया गया है और आगे चल के जो भी कार्यवाही प्रस्तावित होगी वो कार्यवाही उन पर की जाएगी। लड़की से दोस्ती करने पर युवक को मिली तालिबानी सजा, निर्वस्त्र कर युवक की लाठियों से की गई पिटाई, बाद में बनाया गया मुर्गा। वीडियो हुआ वायरल। घटना के समय बदमाशों के सामने गिड़गिड़ाता रहा युवक। आपको बता दें कि जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से युवक की बेरहमी से पिटाई का एक मामला सामने आया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ बदमाश युवक की लाठियों से पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बेशर्मी की सारी हदें पार कर बदमाशों ने युवक को पीटते हुए उसके सारे कपड़े उतरवाए और उसे निर्वस्त्र कर मुर्गा बना दिया। घटना के दौरान युवक बदमाशों के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती करता रहा, लेकिन बदमाशों ने उनकी एक नहीं सुनी। मारपीट का ये वीडियो किसी तालिबानी सजा से कम नहीं है। घटना रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर रहने वाली किसी लड़की से उसका संपर्क था, जिसके चलते कुछ बदमाशों ने युवक को पकड़ा और उसे एकांत स्थान पर ले गए और बेरहमी के साथ उसकी पिटाई की। पिटाई के दौरान युवक के सारे कपड़े उतरवाए गए और उसे मुर्गा बना दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक लाहौर थाना क्षेत्र स्थित रघुनाथगंज का निवासी है। बदमाशों द्वारा युवक को दी गई तालिबानी सजा के बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एसपी रीवा नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। वायरल हो रहा है जिसमें लड़के को कपड़ा उतरवा के मारपीट हो रही है, कुछ मामला। अभी जिस वीडियो की जानकारी मिली है उसको लेके थाना की टीम पूरी लगी हुई है और वो लोग ये प्रयास करते हुए कि वीडियो अनावश्यक प्रसारित भी ना हो और आरोपी लोगों की पहचान हो जाए, इसको लेके अपनी टीम पूरी रवाना है और अति शीघ्र हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर भी लेंगे और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई उनसे कर देंगे। परंतु हम अपील भी करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, कृपया इस प्रकार की कोई भी वीडियो जो किसी व्यक्ति को अनावश्यक बाद में मानसिक अंतराल दें, उसको मानसिक कष्ट दें, उसको हमें नहीं फॉरवर्ड कराना है और नहीं उसको प्रचारित कराना है। घटना जिसके साथ हुई है वो हमारा फरियादी है, हमको उसकी चिंता भी करनी है और उसके प्रकरण को ट्रेस करके आवश्यक कार्रवाई भी आरोपियों पर करनी है। सर किस थाना की घटना है, इसका क्या जानकारी है? अभी तो जो हमें सूचना मिली थी हमने रायपुर करचुलियान थाने की टीम को लगा दिया है, क्योंकि डिटेल जानकारी अभी और आई भी नहीं है। तब तक वो टीम काम कर रही है और संबंधित साइबर सेल भी उनको सहयोग प्रदान कर रहा है। वीडियो गोड़ थाना शासकीय टीआरएस महाविद्यालय रीवा से युवा उद्यमी संवाद कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। शिक्षक पर्व के अवसर पर स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के बैनर तले हुआ शुरू। आपको बता दें कि शिक्षक पर्व के अवसर पर शासकीय टीआरएस महाविद्यालय रीवा से युवा उद्यमी संवाद स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर अच्युत पांडे संभागीय नोडल अधिकारी स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना रीवा संभाग रीवा के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर के शर्मा जी ने किया। मंच का संचालन डॉक्टर अखिलेश शुक्ल जी द्वारा किया गया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रशिक्षक के रूप में डॉक्टर अरुणेन शुक्ल एवं डॉक्टर वाईपी सिंह रहे। मुख्य रूप से पशु चिकित्सक, पशुपालन, डेयरी पालन, चारा विकास एवं कुक्कुट विकास, पशु बीमा, पशुपालक, किसान क्रेडिट कार्ड, त्वरित उपचार, 1962 टोल फ्री नंबर एवं अन्य विभागीय योजनाओं का अनुदान पर चर्चा की गई। कार्यशाला में मुख्य रूप से डॉक्टर आरपी चतुर्वेदी और डॉक्टर संजय शंकर मिश्र
डॉक्टर SP शुक्ला, डॉक्टर SK दुबे, डॉक्टर सरोज अग्रवाल, डॉक्टर CM मिश्रा महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं भारी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं कार्यक्रम की एक झलक। ऐसे रखें, दूर का डेयरी से भी संबंधित है और चिकित्सकों से भी संबंधित है, उनके उपचार के लिए व्यवस्था बताएंगे और आप लोग अच्छे से इस प्रशिक्षण को ग्रहण करें। हमको भी तत्काल जाना है। आप सबको के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये शिक्षक दिवस का पखवाड़ा चल रहा है और संयोग ऐसा है कि पांडे साहब जैसे सजग प्रहरी उसको किस तरह से मोड़ देते हैं और अपने टाइमिंग को, उन्हें शिक्षक दिवस को स्वरोजगार से जोड़ा। और संयोग देखिए ऐसा भी है कि जहाँ विवेकानंद जी हो और ये विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन हो और शिक्षक दिवस के किस लिए मनाया जाता है आप लोगों को शायद मालूम है, नहीं मालूम है। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे उनकी बर्थडे में मनाया जाता है, मालूम है कि नहीं? किसको किसको मालूम है? ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो व्यक्तित्व है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं GS बढ़ा दूं फिर उसके बाद विषय में आ जाऊंगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो व्यक्तित्व है जो सबसे अधिक किसी को गुरु मानते थे तो किसको मानते थे? स्वामी विवेकानंद जी को। उन्हीं के पद चिन्हों में वो लगातार चलते हुए एक शिक्षक देश का राष्ट्रपति बनता है। तो 1962 ईस्वी में जब उनको राष्ट्रपति बनाया जाता है तो उनसे उनकी बर्थडे मनाई गई। यहाँ तो लोग छोटे मोटे लोग रोज बर्थडे मनाते हैं, लेकिन एक इतना बड़ा व्यक्तित्व तो जब उसको बर्थडे मनाने के लिए बोला गया तो उन्हें बोला मेरी बर्थडे मत बनाइए। वर्तमान समय में विश्व के 20 से 25 देश ऐसे हैं जो शिक्षा क्या बनाते हैं? शिक्षा दिवस। तो हमारे बर्थडे को क्यों ना शिक्षा दिवस को रूप दे दिया जाए। मैंने एक जीके आपका तैयार कराया कि शिक्षा दिवस में उन्होंने अपना बर्थडे न मनवा के शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है 1962 के। इसलिए मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ, ऐसे अपने महापुरुषों को। और शिक्षकों को उन्होंने पहचान दिलवा दिया कि शिक्षक भी दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और आज तो शिक्षा विधि इतने बड़े हैं कि लोगों को सब कुछ यही है ही है। तो जो 20 देशों में चल रहा था लगातार शिक्षक दिवस उसी पे आधारित हुआ और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया। यहाँ पे हमारे साथ एम्बुलेंस संचालकों के बीच नहीं होगी किसी भी असामाजिक तत्व की एंट्री। मांगी पूरी होने के बाद संजय गांधी अस्पताल में एम्बुलेंस संचालक लौटे काम पर, हड़ताल हुई समाप्त। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में एम्बुलेंस चालकों के द्वारा की गई हड़ताल आज समाप्त हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा एम्बुलेंस संचालकों के सभी उचित मांगों को मान लिया गया है, जिसके बाद से आज वो काम पर वापस लौट चुके हैं। आपको बता दें कि 3 मई से सभी एम्बुलेंस चालक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे थे। एम्बुलेंस चालकों की मांग थी कि उनके बीच कुछ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग आ चुके हैं, जिसके कारण सभी एम्बुलेंस चालक बदनाम हो रहे हैं, जिन्हें अस्पताल परिसर से दूर रखा जाए। इस दौरान एम्बुलेंस चालकों द्वारा संदीप मिश्रा के बीच कई बार वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। हड़ताल के दौरान संदीप मिश्रा के भाई ने एम्बुलेंस चालकों को धमकी भी दी गई थी, जिसका ऑडियो वायरल होने के बाद मामला और तूल पकड़ता गया। इस मामले को लेकर कलेक्टर SP सहित अस्पताल प्रशासन में शिकायत की गई, जिसके बाद आज CMO कार्यालय में सभी उचित मांगों को मानते हुए हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। CMO डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि एम्बुलेंस यूनियन का रजिस्टर्ड पंजीयन उनके यहाँ जमा किया जाएगा। इसके बाद अस्पताल के अंदर 5 एम्बुलेंस खड़ा करने की पार्किंग व्यवस्था भी की जाएगी। प्रस्तुत है निजी एम्बुलेंस चालक एवं CMO डॉक्टर अतुल सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। सर से कल हम लोग की बात हुई थी, सर ने बुलवाया था। यहाँ क्या है कि काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही थी और डेड बॉडी ले जाने के लिए, मरीजों के लिए, है ना। हम लोग का आज 30-40 साल से हम लोग सेवा दे रहे थे यहाँ पे। एक एम्बुलेंस वाले आने की वजह से क्या नाम है, ये काफ़ी विवाद हुआ वहाँ पे। वो काफ़ी यहाँ पे अपराधी में लिप्त था, है ना। और कई बार जो थाने भी जा चुका है और उसकी जमानत हुई है कोर्ट पे, है ना। इसलिए हम लोग को हड़ताल करना पड़ गया यहाँ पे। क्या मूल मांगी थी आप लोगों की? हम लोग की मांग ये थी कि क्या नाम है, हॉस्पिटल कैंपस के अंदर क्या नाम है, उसकी गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, इसलिए कि वो हर चीज़ों में गतिविधि में लिप्त थे वो। और कुछ पार्किंग के लिए भी मांग की गई? हाँ, सर से बात कल हम लोग की बात हुई है कि क्या नाम है, अतुल सिंह साहब से और रत्नेती त्रिपाठी सर से। तो उन्होंने बोला कि आप लोग यूनियन समाप्त कर दीजिए
और आप लोग कल आइए तो हम लोग को ज्ञापन दीजिए और हम आपको 5 गाड़ी के लिए जगह दे देते हैं यहाँ कॉम्प्लेक्स के बगल में। तो अभी आश्वासन दिया है उन्होंने, और कल हम लोग कागज़ उनको और देंगे, है ना, अपने संस्था का रजिस्ट्रेशन है हम लोग का A to Z एम्बुलेंस के नाम से है। लेकिन अभी तो आप अतुल सिंह साहब नहीं, हम लोग अब लेटर पैड पे अपने का नाम बना के उनको देंगे तो उनको कायदे से अपन समझाएंगे ये हम लोग का रजिस्ट्रेशन है और इतने हम लोग इसमें मेंबर जुड़े हुए हैं इस टाइप के। इसके अध्यक्ष कौन है, आप हैं? हाँ, इसके अध्यक्ष हम हैं। हाँ, इनका कुछ एक कोई नया एम्बुलेंस वाहन चला कर गया था, उससे कुछ विवाद था इनका, इसके कारण इन लोगों ने हड़ताल की थी। पुलिस तथा कलेक्टर महोदय को भी उन्होंने इसकी शिकायत की है और ये हमारे पूर्व से भी काफ़ी सहयोगी हैं, तो हम लोगों को इनसे कोई समस्या नहीं है। वाहन चलाने में हम लोग भी जो भी सहयोग होगा इनको देंगे, इनकी तरफ से भी हम लोग। हाँ, कुछ पार्किंग के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। जब इनकी रजिस्ट्रेशन, यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो अस्पताल प्रबंधन इनको 5 गाड़ी खड़ी करने की अनुमति देगा। 2700 वर्ग फीट जमीन का था करार, धोखे में रखकर 67,000 वर्ग फीट की करा रहा था रजिस्ट्री। कम जमीन का इकरार कर अधिक जमीन हथियाने की साजिश का पर्दाफाश, उप रजिस्ट्रार ने पकड़ी गड़बड़ी। आपको बता दें कि जिले में इन दिनों जमीनों का फर्जीवाड़ा जमकर फल फूल रहा है। आए दिन ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें कहीं भूस्वामी एडवांस देकर जमीन का एग्रीमेंट कराकर दूसरों को बेच देता है, तो कहीं फर्जी भूमि स्वामी बनकर क्रेता को बेच दिए जाने की शिकायतें रहती हैं। पारिवारिक मामलों में हिस्से से अधिक रकबा हथियाने के आरोप में शिकायतें की जाती हैं, लेकिन जिला पंजीयन कार्यालय में आज अलग तरह का मामला सामने आया है, जिसमें क्रेता द्वारा भूमि स्वामी के साथ ठगी किए जाने की कोशिश की गई। 2700 वर्ग फीट का पैसा देकर क्रेता द्वारा उसकी 67,000 वर्ग फीट की रजिस्ट्री कराई जा रही थी। भूमि स्वामी के साथ ठगी की तस्वीर साफ होने पर रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री निरस्त कर दी। प्रथम दृष्टया रजिस्ट्री लेखक की भूमिका संदिग्ध होने के कारण उसकी भी जांच की जाएगी और लाइसेंस निरस्तगी की कार्यवाही की जा सकती है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुरैना निवासी शेषमणि त्रिपाठी व उसके 2 भाई व बहन ने संयुक्त रूप से कोष्टा स्थित भूमि के अंश रकबा 2700 वर्ग फीट का भूखंड मनीष चांदवानी निवासी रीवा के बीच बिक्री का करार हुआ था। उक्त भूमि की रजिस्ट्री के लिए मंगलवार का दिन तय हुआ। स्लॉट बुक कराकर दोनों पक्ष के लोग रजिस्ट्री कराने पहुंचे। रजिस्ट्री के दस्तावेजों की जांच के बाद उप रजिस्ट्रार अनिल गोयल द्वारा जब भूमि स्वामी से चिन्हित रकबे के संबंध में जानकारी मांगी गई तो भूमि स्वामी द्वारा केवल 2700 वर्ग फीट जमीन बेचने की जानकारी दी गई, जबकि रजिस्ट्री में 1 एकड़ 40 डिसमिल यानी लगभग 67,000 वर्ग फीट जमीन का विक्रय विलेख तैयार किया गया था। भूमि स्वामी द्वारा रजिस्ट्री दस्तावेज में दर्ज लगभग 64,000 अधिक रकबा बेचने से इंकार किए जाने पर रजिस्ट्री निरस्त कर दी गई। हालांकि भूमि स्वामी द्वारा अधिक रकबा बेचे जाने के इंकार करते ही क्रेता मनीष चांदवानी रफू चक्कर हो गया। मामला रजिस्ट्रार रत्नेश भदौरिया के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने उप रजिस्ट्रार से जानकारी ली और कूटरचित विक्रय अभिलेख तैयार किए जाने पर रजिस्ट्री लेखक की भूमिका संदिग्ध मानते हुए जांच में लिया गया है। आइए सुनते हैं इस संबंध में रजिस्ट्रार रत्नेश भदौरिया से प्राप्त जानकारी के अंश। कार्यालय में एक मामला आया है फर्जीवाड़ा का, क्या मामला था, किस तरीके से पंजीयन कार्यालय को पता चला, किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? आज 6 सितंबर को दोपहर में एक रजिस्ट्री जो है हमारे वरिष्ठ पंजीयक श्री अनिल गोयल हैं उनके समक्ष में प्रस्तुत हुई। उसमें विक्रेता चेतमणि त्रिपाठी थे और जो क्रेता थे वो मनीष चांदवानी थे। अमूमन तौर पर जब बयान लिए जाते हैं तो बयान में क्रेता विक्रेता के विषय में पूरी जानकारी ली जाकर जो रकबा विक्रय किया जा रहा है और जो राशि उसको प्राप्त है इसकी जानकारी जो है वो विक्रेता को दी जाती है उपपंजीयक के द्वारा। तो आज जो है वरिष्ठ उपपंजीयक द्वारा उनके बयान लिए गए और बयान में जब उनसे पूछा गया कि आपके द्वारा कितने रकबा विक्रय किया जा रहा है तो उनके द्वारा बताया गया कि 2700 स्क्वायर फीट का रकबा उनके द्वारा विक्रय किया जा रहा है। लेकिन जब उसकी डीड को पढ़ा गया तो उसको बताया गया कि आपके के द्वारा जो डीड प्रस्तुत की गई है उसमें 1 एकड़ 40 डिसमिल लगभग 60,000 स्क्वायर फीट ज़मीन का विक्रय कराया जा रहा था विक्रेता के द्वारा फर्जी तरीके से। इस प्रकार का ये मामला संज्ञान में आया और जो अनिल गोयल है वरिष्ठ उपपंजीयक उनके द्वारा अपनी सजगता से जो बयान लिए गए उससे इसको रोका जा सका। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।